is widespread across नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे शिरकत। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी। 4 दिन की केरल यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन तिरुवनंतपुरम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, मानव विकास में शिक्षा की अहम भूमिका। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज से बंद। केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8:30 बजे हो गए हैं बंद और यमुनोत्री धाम के कपाट 12:30 बजे होंगे बंद। शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार की प्रतिमा ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में और देवी यमुना की प्रतिमा घाटसाली में रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुचरण यात्रा के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की शाश्वत शिक्षाओं और आध्यात्मिक विरासत का किया जिक्र। आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने और पवित्र जोरे साहिब के दर्शन लोगों से करने का किया आह्वान। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाली कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जयंती आज। भारत के इतिहास में उनकी जयंती महिला शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक। संसद भवन परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की, उनके बलिदान को किया याद। और खबरें विस्तार से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाली पहली शासक रानी चेन्नम्मा की जयंती आज। यह दिन उनके शौर्य और इतिहास विरासत को जानने का दिन। भले ही 1857 के युद्ध को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता हो, लेकिन इससे कई साल पहले कर्नाटक की कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। रानी चेन्नम्मा एक ऐसी वीरांगना रानी थीं जिन्होंने सीमित शक्ति और संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लिया। 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव ककाती में रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। संसद भवन प्रांगण में स्थित प्रेरणा स्थल पर आज रानी चेन्नम्मा की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चैतन्य परमहंस विवेकर भारत जननीय तनुजाते सर्वजनांगद शांतिय तोಟ रसिकर कन्नड ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ ವಂದೇ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ 201ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होता। उससे कई दशक पहले भी इस धरती ने ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया जिन्होंने विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ऐसी ही एक अदम्य योद्धा थीं
कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। सन 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले के कित्तूर में जन्मी रानी चेन्नम्मा ने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा ली। विवाह के बाद वे कित्तूर राज्य की रानी बनी, पर उनका असली परिचय तब सामने आया जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का विरोध किया, जो किसी निसंतान राजा की मृत्यु पर उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन करने की नीति थी। 1816 में पति की मृत्यु के बाद रानी ने शिवलिंगप्पा नामक एक बालक को गोद लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। यही वह क्षण था जब रानी चेन्नम्मा ने इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया और 1824 में ब्रिटिश फौज से सीधे लोहा लिया, युद्ध किया। इस संघर्ष में रानी की सेनाओं ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई अफसर बंदी बना लिए गए। हालांकि बाद में अंग्रेजों की बड़ी सेना ने कित्तूर पर कब्जा कर लिया और रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर बेलहोंगल किले में बंदी बना लिया, जहां 1829 में उनका निधन हुआ। रानी चेन्नम्मा ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया, स्वराज्य और सम्मान किसी की कृपा से नहीं, संघर्ष से प्राप्त होता है। आज वे दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे देश में पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद की जाती हैं। उनकी वीरता का प्रतीक आज भी कित्तूर में खड़ा है। हर साल कित्तूर उत्सव के रूप में रानी की स्मृति में श्रद्धांजलि दी जाती है। रानी चेन्नम्मा की गाथा हमें याद दिलाती है कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वीरांगनाओं के त्याग और साहस से कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई दी। अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्रिय मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। गौरतलब है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुचरण यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की शाश्वत शिक्षाओं और आध्यात्मिक विरासत का स्मरण किया। पीएम ने सभी से, विशेषकर यात्रा मार्ग के लोगों से इस आध्यात्मिक योजना में भाग लेने और पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं कामना करता हूं कि गुरुचरण यात्रा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के महान आदर्शों के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा बनाएं। मैं यात्रा मार्ग के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे पवित्र जोड़ साहिब के दर्शन करने अवश्य आएं। उन्होंने आगे कहा कि यह यात्रा जहां से गुजरेगी वहां के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन करने ज़रूर आएं। ये यात्रा आज गुरुद्वारा मोती बाग साहिब नई दिल्ली से शुरू होगी और 1 नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब बिहार में समाप्त होगी। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर फरीदाबाद, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से होते हुए सासाराम और अंत में पटना पहुंचेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अक्टूबर तक 4 दिनों के केरल दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने आज तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
मानव विकास में शिक्षा की भूमिका अहम है और मानवीय मूल्य सभ्यता के विकास के लिए ये आवश्यक है। Sri Narayan was deeply rooted in his connection to Kerala, his home state. He drew inspiration from its social progress and emphasis on education and inclusivity. Even after reaching the highest office, Sri Narayan remained connected to his roots. Throughout his life, Sri Narayan emphasized the role of education in human and national development. For him, education was not a privilege for a few, but a right for all. Sri Narayan believed that human values are essential for the growth of a civilization and are fundamental to the development of a society. As our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat, it is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Sri K.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion, and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building to create a more inclusive, just, and compassionate India. उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज से बंद हो रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व के अवसर पर सुबह 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दी गए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय जय बाबा केदार के जयघोष से गूंज उठी। इस मौके पर सीएम धामी भी धाम पहुंचे। धामी ने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार की प्रतिमा उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में और देवी यमुना की प्रतिमा खारसोली में रखी जाएगी। इस साल 10,74,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के और 6,44,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो। केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट का सिलसिला जारी है। इस क्रम में कल केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस अहम मुलाकात के दौरान पारस्परिक सहयोग और विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। इस प्रकार की शिष्टाचार भेंटों से समन्वय और आपसी संवाद को बल मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर थल, नौसेना और वायुसेना के बीच असाधारण संयुक्तता एवं एकीकरण का उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अभियान ने भारत को बता दिया है कि ये किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अभियान ने दिखा दिया है कि भारत किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ऑपरेशन ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। हमारी सरकार ने फ्यूचर रेडी और रोबस्ट आर्म फोर्सेज के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं।
इनमें से एक ऐतिहासिक कदम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ज्यों ही रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी, हम प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चर्चा की कि राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि सीडीएस के पद का क्रिएशन किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो बोल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस्ड, फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी, ताकि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रह जाती हैं, जबकि वही इनोवेशंस और ड्वेल यूज कंसेप्ट के तहत मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाई जाएं और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अगर सिविल यूज में लाई जाएं तो ये हमारी नेशनल पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पेपर्स की ओर बढ़ रही है। अब हमें भी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए एक शेयर्ड विजन और कॉमन पेपर्स के साथ काम करना चाहिए। सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो फर्क दिखाई देता है, उसका कारण किसी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि इसका मूल आधार डिवीजन ऑफ लेबर यानी वर्क का साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यह कंसेप्ट नया नहीं है, यह मानव सभ्यता की उन सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया है। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल अर्थ है जिस व्यक्ति में जिस काम की एबिलिटी और स्किल है वही काम उसे दिया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ न खेती कर सकता है, न खाना बना सकता है, न हथियार बना सकता है, न युद्ध लड़ सकता है और न इलाज कर सकता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति यह सारे काम जरूर कर सकते हैं और इसी प्रिंसिपल्स के तहत सिविल और मिलिट्री को अलग रखा गया, जिसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और एक्सलेंस को इंश्योर किया जाए। हां, अब जमाने की डिमांड कुछ और है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक शेयर्ड विजन और कॉमन पर्पस के साथ काम करें।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिहाज से आज से जर्मनी की यात्रा पर रवाना होंगे। यह यात्रा जर्मनी के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वर्ष भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीन रीचे के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तीसरे बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रमुख जर्मन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक होंगी। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मन मिटेल स्टैंड कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुखों के साथ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्री और एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ जर्मन बिजनेस के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल के साथ बैठक में होंगे शामिल। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गोयल की इस यात्रा में शेफलर ग्रुप, रैंक व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन, हेरेक्चेंट एनर्जी, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी एजी, एनरटेग एसई और मर्सिडीज बेंज ग्रुप एजी जैसी प्रमुख जर्मन कंपनियों के सीईओ के साथ आमने सामने की कई बैठकें शामिल होंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए NHAI ने 23 राज्यों में 20,933 किलोमीटर क्षेत्र में नेटवर्क सर्वे वाहन तैनात करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क इन्वेंट्री और पेवमेंट की स्थिति से संबंधित डेटा का संग्रहण, प्रसंस्करण और विश्लेषण करना है। NSV की तैनाती से NHAI को सड़क इन्वेंट्री और पेवमेंट की स्थिति से संबंधित आवश्यक डेटा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। इसमें सभी संबंधित सड़क दोष जैसे कि सतह दरारें, गड्ढे और पैच आदि शामिल हैं। NSV सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा सड़क की स्थिति में खामियों को उजागर करेगा, जिससे NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रखरखाव के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रेरित होगा। NSV सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डेटा को NHAI के AI आधारित पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड किया जाएगा, जहां NHAI के विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसका विश्लेषण कर इसे दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर एकत्रित डेटा को भविष्य की तकनीक के उद्देश्यों के लिए निर्धारित प्रारूपों में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में संरक्षित किया जाएगा, जिससे भविष्य में इस डेटा का उपयोग कर सड़क की स्थिति को ठीक करने में मदद मिल सके। ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित पिपिंग समारोह के दौरान स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का चमचमाता प्रतीक चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया। नीरज चोपड़ा की वर्दी पर उनके नए नाम का प्रतीक चिन्ह लगाकर उन्हें आधिकारिक रूप से पदोन्नत किया गया। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बल के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अपडेट एट 12 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी।